गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वी आर स्टार्टिंग इन 2-3 मिनट्स बच्चों। एक बार सभी आ जाएं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बस 1-2 मिनट में शुरू करते हैं बच्चों।
ओके बच्चों, अब बताओ कोई चैप्टर आपने रिवाइज करना है या आगे मोल कॉन्सेप्ट को बढ़ने दें? वैसे हाउ डू यू वांट टू रिवाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑन होल? बिकॉज आज ऑनलाइन क्लास है, डिफरेंस तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये बताओ क्या किसी चैप्टर को रिवाइज करना है या फिर मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ने दें जैसे लास्ट क्लास में करते थे? बताओ। हम्म। मैं वोटिंग ही करवा लेता हूँ यार, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आई एम गेटिंग द वोटिंग डन, राइट? वोटिंग करवा लेता हूँ। यस, हैंड रेज करना बच्चों, रेज हैंड दो स्टूडेंट्स हु वांट दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड बी रिवाइज्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड बी रिवाइज्ड, जिनको लगता है वो हैंड रेज करना। There are 8 students who are saying atomic structure should be revised, right? नहीं, 9। अभी वेट कर रहा हूँ बेटा, हाथ बढ़ भी सकते हैं, तो अभी देख लो जिसने हैंड रेज करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, हैंड रेज कर लो। ओके, 9 students want atomic structure to revise. Yes, raise a hand those who want atoms and molecules to revise. ये हैंड डाउन कर लो बेटा, ये हैंड डाउन कर लो, पहले वाले बच्चे हैंड डाउन कर लो। Those who want atoms and molecules to revise. Those who want atoms and molecules to revise. Only one student. Those who want mole concept as it was going on. Those who want mole concept as it was going on. अभी 9 हुए थे, अभी 8 हो गए हैं, तो देख लो। नहीं तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करवाऊंगा, फिर हाई लेवल वाले क्वेश्चन फिर करवाऊंगा। एनीवन वांट्स टू रेज हैंड तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो अभी 9 हैंड हुए हैं मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के, 8 हुए हैं मोल कॉन्सेप्ट के। पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद फिर एडवांस करवाता हूं। ठीक है पीयूष बेटा, दोनों चीजें रह जाएंगी बेटा। राइट, राइट पीयूष पुत्र। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करवा देता हूँ, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा पीयूष, राइट? हाँ, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। ओके बच्चों, हैंड डाउन कर लो। लेट अस स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। 1 मिनट में मॉड्यूल खोल रहा हूँ।
तो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज की क्लास में लेकिन ऐसा जरूर करेंगे, जैसे पहले हम क्या करते थे कि एटॉमिक मॉडल से शुरू करते थे और फिर जाकर कैथोड रे एनोड रेज पे लास्ट में आते थे, लेकिन आज की क्लास में हम कैथोड रे से डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, एनोड रेज से डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिक हमने पहले भी किया हुआ है, राइट? ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की हम रिवीजन कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है एटम का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर का मतलब है एटम के अंदर क्या है। एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर आपको मालूम है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये मालूम है प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। You know that protons and protons and neutrons are present inside the nucleus. Are present inside the nucleus of the atom, and electrons are present in the orbits around the nucleus or in the shells around the nucleus. तो ये अपने पास हो गया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। Furthermore, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। They are said to be nucleons also. They are said to be nucleons also. This is the starting of the atomic structure. कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए लोगों को यह भी पता होना जरूरी था पहले कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैसे है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज कैसे है, क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल क्यों है, और मतलब हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। तो इसकी डिस्कवरी होना भी जरूरी था। तो इनकी डिस्कवरीज का टॉपिक आता है पहले, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आता है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो जाता है अपने जे थॉमसन को, जे थॉमसन साहब को। जे थॉमसन साहब वाज वर्किंग ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जिसका नाम कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब था। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लिया उन्होंने। ये एक थिक ग्लास की ट्यूब होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब तो एक साइड से खुली एक साइड से बंद होती है, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब दोनों साइड से बंद होती है। तो उन्होंने क्या किया जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट 10,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट 10,000 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी he passed through gases, and most of the gases present were inert gases, जैसे नियॉन, आर्गन, ऐसे इनर्ट गैसेस में से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो व्हाट हैपेंड वाज द प्रेशर ऑफ द गैस, जिस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की उस गैस का प्रेशर 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखा गया। 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखा गया, मतलब कम रखा गया। The pressure of the gas was kept to be very low and the voltage was kept to be very high. Voltage was kept to be very high. जब ऐसा किया उन्होंने, although he before confirming the discovery of cathode rays, he had to change the various pressures, he had to change the various temperatures so that एक accurate temperature और accurate pressure के ऊपर वो पहुंच सके जिसके ऊपर कैथोड रेज दिखनी शुरू हो जाए, कैथोड रेज मूव करनी शुरू हो जाए। कैथोड रेज मूव करनी शुरू हो जाए, और जब कैथोड रेज मूव करनी शुरू हो गई तो दो तरह के इलेक्ट्रोड से इसके अंदर डाले हैं। तो आप देख सकते हो, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैसे बना? जो बैटरी के या वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आ गया, जो पॉजिटिव से कन्वर्ट हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज आ गया।
एक एग्जॉस्ट पंप लगा दिया। एग्जॉस्ट पंप का क्या मतलब था कि अपन को गैस उतनी ही, हाँ पीयूष बताता हूँ बेटा, पीयूष बताता हूँ मेरे बच्चे, अपन को प्रेशर बहुत कम रखना है, थोड़ी सी गैस रखनी है। पीयूष ऐसा था बेटा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी, पीयूष ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों। पीयूष ने पूछा सर व्हाई गैसेस बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर में बेटा ऐसा होता था बेटा कि जो लो प्रेशर रखा तो उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े कम थे, अगर हाई प्रेशर रखते तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते। पीयूष को बेटा ऑल दो बेटा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो पीयूष बन जाते, हाई प्रेशर पे भी बन जाते, लो पे भी बन जाते। ठीक है पीयूष, समझ रहे बेटा बात को। लेकिन लो रखने का फायदा क्या था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे थे, आयोनाइज होकर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना रहे थे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। तो लो प्रेशर का फायदा ये होता था कि मॉलिक्यूल्स कम होने से वी कुड सी व्हाट इज से a flow or a stream of electrons passing from cathode to anode। अगर हम हाई प्रेशर रखते बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते और इलेक्ट्रॉन्स का हौच पौच हो जाता और वो स्ट्रीम लाइन से नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने प्रेशर को लो रखा। ठीक है पीयूष बेटा, ये हालांकि नेक्स्ट क्लास में आता है +1 में प्रेशर लो वाला, लेकिन मैंने आपको बता दिया राइट। सो दैट फ्लो ऑफ द कैथोड रेज इज वेरी फाइन, सो वी टुक लो प्रेशर राइट। जब उन्होंने ऐसा किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो बेटा कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जानी शुरू हो गई। और ये कैसे पता चला कि जो एनोड की बैक साइड पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड मटेरियल लगाया था या फोटोग्राफिक कोई मटेरियल लगाया था जिस पर कैथोड रेज जाके चमकती थी, तो पता चलता था कि यस सम रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सम रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई। अब कैथोड रेज की डिस्कवरी करने वाले, तो ऐसी नेगेटिव रेज की डिस्कवरी करने वाले पहले काफी लोग थे, मतलब डिस्कवरी करने वाले का मतलब काफी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसका क्रेडिट जे जे थॉमसन साहब को क्यों गया? जे जे थॉमसन ने क्या किया कि जे जे थॉमसन ने जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे कैथोड रे के अंदर, उनका भी चार्ज और मास बता दिया, उनका भी चार्ज और मास बता दिया, खास करके मास बता दिया। चार्ज तो उनका मालूम कर लिया था एक और साइंटिस्ट ने इनसे पहले, जो था जिनका नाम था मिलिकन। तो मिलिकन करके एक साइंटिस्ट थे, मिलिकन ने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। वो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया था कि जो भी चार्ज मूव करता है या जो भी चार्ज किसी कहीं पर अटैच होता है किसी पार्टिकल के ऊपर या कहीं से कहीं पर मूव करता है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उस चार्ज का मल्टीपल होता है। हो सकता है उसका डबल हो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो सकता है ट्रिपल हो, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो सकता है 4 टाइम्स हो सकता है 5 टाइम्स हो। तो ये बताते थे कि जितने पार्टिकल्स या जितने इलेक्ट्रॉन्स अटैच होंगे, जितने चार्ज पार्टिकल अटैच होंगे, उतना चार्ज मल्टीप्लाई हो जाए। तो मिलिकन ने ये बताया हुआ। लेकिन जे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने फॉर्मूला से जो था मास का फॉर्मूला निकालकर मास भी बता दिया कि भाई मास कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन का। जब मास बता दिया तो ही कुड वेरीफाई दैट द पार्टिकल which is moving in the cathode rays is a negatively charged particle which is known as electron। और वो इलेक्ट्रॉन का मास भी इन्होंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन का मास जब बता दिया तो सब कुछ बता दिया, ऑलमोस्ट मास भी बता दिया, चार्ज पता ही था। तो he was what do you say honored for this thing and for the discovery of cathode rays, and the credit of electron discovery went to him and he got a Nobel Prize for that। तो इस तरह से जो था इट वाज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए छोटे छोटे से, लोगों को दिखाने के लिए भी। मैंने जो पार्टिकल ढूंढे हैं उनका मास होता है या उनका चार्ज होता है, तो उसके लिए मैं कुछ आगे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने आगे 1-2 एक्सपेरिमेंट भी करके बताए। जैसे ये एक इन्होंने एक क्रॉस रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया कैथोड रे के सामने। तो कैथोड रे के सामने कोई क्रॉस ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी, और जो एनोड रखा, पहले वाले केस में जब डिस्कवरी की थी तो एनोड को भी हॉरिजॉन्टल रखा था और कैथोड को भी हॉरिजॉन्टल रखा था। लेकिन अभी इन्होंने ये बताने के लिए कि जो
कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, इन्होंने जो एनोड है उसको वर्टिकल रखा, सो दैट जब वो रेज जाती थी आगे तो वो रेज की जो शेडो आती थी उसके ऊपर क्या बोलते हैं बैक ग्लास के ऊपर वो आती थी, जिससे ये पता चलता था कि कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं लाइट की तरह, क्योंकि जहां से वो पास नहीं कर पाई ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से उसकी बैक पे उसकी शेडो बन गई। आई थिंक शेडो बनने का प्रोसीजर आपको मालूम है, जहां से रेज पास नहीं कर पाती उसके बैक पे शेडो आ जाती है, राइट, बिहाइंड दैट द शेडो बिकम्स। तो उसने बोला कि शेडो होती है जिस कारण से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर आता है बच्चों एक पैडल व्हील रखा, लाइट पैडल व्हील, ये बताने के लिए कि जो कैथोड रेज हैं ऐसा नहीं है कि वो हवाई है, ऐसा नहीं है कि वो वैक्यूम है, ऐसा नहीं है कि उनका मास ही नहीं है, उनका बताने के लिए कि दैट दे हैव मास, सो ही पुट अ लाइट पैडल व्हील इनटू देयर पाथ। जब लाइट पैडल व्हील को रखा तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी कैथोड रेज, तो उन्होंने पैडल व्हील को घुमा दिया, जिससे ये पता चला कि भाई जो कैथोड रेज है इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कि उनमें मास भी होता है, कैथोड रेज में मास भी होता है, मटेरियल से बनी होती है, सो दे हैव मास आल्सो। दैट्स व्हाई जब हम आजकल भी लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी लिखते हैं कि कितना है, राइट। जिससे ये बताया कि कैथोड रेज जिस पार्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिस पार्टिकल से बनती हैं, उसका मास होता है, उसका मास होता है। थर्ड आता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, रास्ते में एक और भटकाने वाली फील्ड लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, जो परपेंडिकुलर टू द कैथोड एनोड थी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस फील्ड का उसकी तरफ कैथोड रेज अट्रैक्ट हुई, जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज खुद नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है जहां पर कुछ पड़ने से लाइट चमक जाए, ऐसी प्लेट फोटोग्राफिक, जहां पर लाइट, फोटो मतलब फोटोन या लाइट पड़ने से ग्राफिक चमक जाए, वो चीज उसका ग्राफ बन जाए, तो फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती है। और नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड नहीं करता ना तो गैस जो ली है हमने डिस्चार्ज ट्यूब में, ना ही जो कैथोड लिया है मटेरियल वो, चाहे आप कैथोड मटेरियल कोई भी मटेरियल का ले लो, चाहे कॉपर का ले लो, चाहे सिल्वर का ले लो, कंडक्टिंग मटेरियल, तो कैथोड रेज जो है एक ही जैसी निकलेंगी, दे आर नॉट डिफरेंट। चाहे आप गैस कौन सी मर्जी ले लो, चाहे आर्गन ले लो, चाहे नियॉन ले लो, तो भी कैथोड रेज एक जैसी निकलेंगी। और ईच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का कैथोड E अपॉन m कांस्टेंट होता है, हालांकि ये आगे 11th क्लास में आएगा E अपॉन m, लेकिन एडवांस में कई बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि E अपॉन m की वैल्यू कितनी है, तो आप ऐसे जस्ट याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन मास का जो रेशियो है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, कूलम पर केजी। This was all about cathode rays. कैथोड रेज की कॉपी करते करते सिमिलर गोल्डस्टीन, यूगन गोल्डस्टीन ने बोला, इनके चार्ज मास हम बाद में देखते हैं, यूगन गोल्डस्टीन ने बोला कि भाई मैंने भी कुछ किया है, बोलता है अगर जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, तो मैं डिस्कवर कर रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, कि अगर एक गैस आयनाइज होकर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा सकते हैं, तो वो गैस आयनाइज होकर उसमें से पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी निकल सकते हैं जो कैथोड की तरफ भी जा सकते हैं। इन्होंने फोकस किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर, इन्होंने जो कैथोड लिया उसके अंदर होल्स वाला कैथोड लिया, ताकि उसमें से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आयन निकल सके, और उस होल्स वाले कैथोड को इन्होंने बोला perforated cathode. He said that I am taking perforated cathode. Perforated मतलब the cathode having, it is just to beta what do you say, find the mass of the electron piyush beta. जब चार्ज अपन मास आ गया, चार्ज ऑलरेडी पता था, दोनों को डिवाइड करके मास आ गया, राइट। मोर ओवर फॉर्मूला से निकल जाता है, चार्ज अपन मास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा हर क्लास में, तो इसलिए ये चार्ज अपन मास मालूम किया, राइट। अकेला मास या अकेला चार्ज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बेटा, तो इसलिए ये फॉर्मूला, राइट बेटा।
ओके मेरे बेटा। यस, परफोरेटेड कैथोड का बेटा वही बताया, सो दैट वो इफेक्ट अच्छा बताने के लिए, चक्षु चक्षु मेरे पुत्र, इफेक्ट अच्छा बताने के लिए। इफेक्ट अच्छा मतलब जब कैथोड के अंदर ही जगह होगी रेज अल्फा पार्टिकल, उसको पॉजिटिव एनोड रेज निकलने के लिए, तो उसकी रिफ्लेक्शन जाके इजीली बनेगी बैक साइड पे ना बेटा, राइट चक्षु? दैट्स दिस इज अबाउट एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज अब डिफरेंट है, बिकॉज इतना अपन को मालूम है कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस में से निकल जाएं, चाहे हीलियम में से निकल जाएं, चाहे आर्गन में से निकल जाएं, चाहे हाइड्रोजन में से निकल जाएं, चाहे जिसमें मर्जी से में से निकल जाएं, तो वो तो अपने पास पता मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन जो गैस है, गैस का तो अलग अलग मास होता है। आर्गन का मास डिफरेंट है, आर्गन का मास अलग है, आर्गन का एटॉमिक नंबर अलग है, नियॉन का एटॉमिक नंबर अलग है, हीलियम का एटॉमिक नंबर अलग है। तो जिस जिस भी गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयंस निकलेंगे, वो गैस के पॉजिटिवली चार्ज आयंस का जो है मास अलग होगा। तो इसलिए एनोड रेज ने, एक तो वही बातें हैं कि पहले वाली बातें कि कहाँ किधर जाते थे, वो तो ठीक है, लेकिन क्या चीजें एनोड रेज की डिफरेंट थी कैथोड रेज से, कि एनोड रेज डिपेंड करते थे गैस टेकन पे। एनोड रेज का जो नेचर था वो डिपेंड करता था बेस्ड ऑन द गैस टेकन, बिकॉज जैसी गैस लेंगे, अगर हैवियर गैस लेंगे तो एनोड पार्टिकल्स विल बी, एनोड रेज विल बी हैवियर, अगर लाइटर गैस लेंगे तो एनोड रेज विल बी लाइटर। क्यों बच्चों? हीलियम प्लस 2 पार्टिकल का चार्ज, हीलियम प्लस 2 पार्टिकल का मास कम होगा नियॉन के पार्टिकल से, नियॉन का कम होगा आर्गन से। क्यों बच्चों? हाँ के ना, राइट? तो इसलिए ये नेचर ऑफ द कैथोड, नेचर ऑफ द गैस टेकन पे डिपेंड करता था। हाँ गुड बेटा चक्षु, गुड लीजा, गुड पीयूष। ये नेचर ऑफ द कैथोड एनोड उस पे गैस टेकन पे करता था, एनोड रेज, कैथोड रेज नहीं करता। कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन थे। पॉजिटिव रेज का जो था वो ओरिजिन भी आ गया कि अगर हाइड्रोजन गैस ले लें हम, अगर हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H प्लस आयन निकलेगा, H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो सारा दारोमदार था वो जाता था यूगन गोल्डस्टीन को, यूगन गोल्डस्टीन पे जाता था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? श्रेय उनको जाता था, क्रेडिट उनको जाता था। प्रोटॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इकट्ठा भी पढ़ लेंगे हम। एक बार न्यूट्रॉन का पढ़ लें, फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स नहीं अभी पढ़ रहा मैं, अभी पहले एक बार न्यूट्रॉन का देख लेते हैं, फिर इनका कॉन्ट्रास्ट भी होगा। ये आ गया देखो, ये सही है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई बेटा। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल थे ना, तो ये कैथोड की तरफ ट्रैक करते थे ना एनोड की तरफ ट्रैक करते थे। तो फिर भी जब इन्होंने बताया कि जैसे जब हमने बेरिलियम को लिया, बेरिलियम के ऊपर जब हमने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो कार्बन का न्यूक्लियस बना, प्लस कुछ पार्टिकल्स निकले जो अनचार्ज थे, अनचार्ज पार्टिकल्स। इन अनचार्ज पार्टिकल्स को हमने बोला न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स। दे वर हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स थे, तो दिस रेडिएशन, सो दैट्स व्हाई मतलब दे वर आल्सो न्यूट्रल आल्सो, तो न्यूट्रॉन वाज देयर। यहां पे दोबारा से बता रहा हूं, देखो क्या है बेटा, इधर देखना। जेम्स चैडविक ने किया, जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम से स्ट्राइक किया तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन बना, रेडिएशन अनअफेक्टेड रहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो न्यूट्रल था, और इसका मास और इतना आ गया। अब जो मैं पहले छोड़ता आ रहा हूं, अब बता रहा हूं कि अब आपको इनको ध्यान रखना है कि इन सभी के क्या मासेस हैं, क्या रिलेटिव मास है, क्या रिलेटिव चार्ज है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ये तीनों चारों पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई है, प्रोटॉन का सिंबल पी है, न्यूट्रॉन का एन है, नेचर नेगेटिवली पॉजिटिवली न्यूट्रल है, रिलेटिव चार्ज इतना है,
राइट? एब्सोल्यूट मास इतना है। इसमें खास करके क्या क्या याद रखना है आपको बेटा, खास करके क्या क्या याद रखना है मेरे बच्चों आपको इसमें याद रखना है मेरे बच्चों, एक तो चार्ज याद रखना है इनका, एक रिलेटिव मास याद रखना है, एक एब्सोल्यूट मास भी याद रखना है। एब्सोल्यूट मास में मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था, आपको बताया था कि इस केस में, प्रोटॉन के केस में 1.672 था और उसके केस में 1.675, इसमें 2 था, इसमें 5। न्यूट्रॉन मास इज स्लाइटली हेवियर देन द प्रोटॉन मास, राइट? दिस थिंग वी डिड आल्सो बच्चों। फिर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मार्केट में आ गए, तब बात आई भाई एटॉमिक मॉडल कैसे होता है, क्या एटम का मॉडल क्या है, भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पड़े होते हैं, भाई कोई तो बता दो, एनीवन टेल के कैसे पड़े होते हैं। तब जे थॉमसन साहब से पूछा, जे थॉमसन साहब तो बहुत खुशनुमा थे, बहुत खुश हुए थे, उनको था कि नोबेल प्राइज मिल गया भाई, मैंने सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल निकाला है, भाई अपन तो हीरो बनने हैं। और जब किसी ने पूछा एटॉमिक मॉडल कैसा होता है, तो इन्होंने घटिया सा एटॉमिक मॉडल दे दिया। ये बोलते हैं ऐसा होता है यार, सिंपली होता होगा, जैसे वाटरमेलन नहीं होता वैसा होता होगा। वाटरमेलन बोलते हैं कैसे, बोलते हैं वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे होता है मॉडल के। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। बोलते हैं अगर फिर भी नहीं समझ आया, एक ग्लास का कंटेनर ले लो, स्फेरिकल हो, उसके अंदर बोलता है कि आप पुडिंग डाल दो, पुडिंग फिर उसके अंदर पुडिंग के साथ साथ पहले डाल दो क्या बोलते हैं, प्लम भी डाल दो, आलू बुखारे, बोलता है ऐसे, बोलता है या फिर दाखें डाल दो, रेजिन पुडिंग बना दो। तो बोलता है इस तरह से होता है मॉडल। जब लोगों ने बोला भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में पास में नहीं हो सकते भाई, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर इसका मॉडल जो है डिस्कार्ड हो गया। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई मैं तो देखो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है किसने, अपने जे थॉमसन ने, तब तो एक्सपेरिमेंट किया है, मॉडल बनाते हुए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं तो एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि अपने मॉडल से पहले के डिस्कवर के क्या होता है एटम के अंदर। बोलता है पहले मैं थॉमसन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या थॉमसन साहब ने बोला सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज फैला होता है एटम के अंदर, क्या फैला होता है। तो फॉर दैट ही टुक अल्फा पार्टिकल एंड ट्राई टू बम्बार्ड इट ऑन द व्हाट इज से गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल में जब बॉम्बार्ड किया तो जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी मंशा थी, वो ये थी कि भाई सारे के सारे अल्फा पार्टिकल वापस आएंगे, बिकॉज गोल्ड फॉइल में पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा और मास उसका काफी है, तो वापस आएंगे। लेकिन पता चला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधा ही निकल गए। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, रेडियम में से अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल के तो यहाँ पर जाके टकराए और यहाँ पर सारी जगह पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ था। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जहां पर जाकर वो जिंक सल्फाइड पे टकराते थे अल्फा पार्टिकल, वहां पे ग्लो आता था, जिससे पता चल जाता था कि ज्यादातर पार्टिकल पीछे जाके टकरा रहे हैं कि आगे टकरा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं कि अंदर से गुजर जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली देखा तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट ही पास कर रहे हैं और थोड़े बहुत पार्टिकल स्लाइट लिफ्ट हो रहे हैं और बहुत ही रेयर पार्टिकल बहुत हैं जो है मतलब बाउंस बैक कर रहे हैं या रिबाउंड बैक कर रहे हैं। जब ऐसा बोला तो उन्होंने बोला मैं एक टेबल बनाना, मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ। बोलता है मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मॉडल में मैंने देखा है कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ द एटम के अंदर है, उसको मैं न्यूक्लियस बोलता हूँ। और एक न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है जहां पे सारे का सारा मास जो है एटम का वो एंटायरली फोकस्ड है, सारे का सारा मास वहां पर है। ये बात भी ठीक थी। पहले वाला भी उसने सही बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, वो भी ठीक थी। वॉल्यूम न्यूक्लियस का बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एटम, वो भी ठीक थी। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, वो भी ठीक थी। लेकिन जो गड़बड़ कर दी वो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। दिस थिंग ही डिड नेवर डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर, बट ही ट्राइड टू टेल इट बेस्ड ऑन द what do you say that nuclear, based on the what do you say that यार planetary model, प्लेनेट के मॉडल पे उसने ये बताया कि जैसे प्लेनेट्स होते हैं सन के अराउंड, ऐसे ही अगर सन की जगह पे न्यूक्लियस को ले लो तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट
he was given a blow by the Maxwell theory. मैक्सवेल थ्योरी ये कहती थी कि किसी चार्ज पार्टिकल के अलोंग कोई चार्ज पार्टिकल नहीं घूम सकता, अगर घूमेगा तो थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी लूज करके रेडिएट करके एनर्जी गिर जाएगा बीच में। ऐसा कुछ होता नहीं था, इलेक्ट्रॉन कभी गिरता नहीं था न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्होंने बोला कि भाई तेरा मॉडल तो जो है कैंसल्ड है, तूने सही नहीं बताया। इफेक्ट्स की बात हो गई, न्यूट्रॉन डिस्कवरी की तो पहले हुई है। फिर बोहर आया। नील्स बोहर वाज अ पर्सन हु वाज हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन। नील्स बोहर ने बोला भाई मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट पर्सन हूं, मुझे नहीं जानना कि कौन क्या कहता है मैक्सवेल, और वो बोलता है मुझे नहीं जानना कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। बोलता है मैं तो टॉप क्लास बंदा हूं और मैं तो टॉपर रहा हूं पूरी हर फील्ड में, तो मैं तो सही बताऊंगा, जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा, और मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो भगवान को मानता हूं, अपने काम को मानता हूं। तो ही सेड दैट कि मैं नहीं मानता मैक्सवेल को भगवान नहीं है, तो आई एम द गॉड ऑफ माई वर्क। तो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, किसी लिमिटेड ऑर्बिट्स में, परमिसिबल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। वो पहली तो ये बात सुन लो। बोलता है मैं रदरफोर्ड की बात नहीं कर रहा, किसी भी ऑर्बिट में मूव करेंगे, मैं बोल रहा हूं परमिसिबल ऑर्बिट में करेंगे। बोलता है मैं जो परमिसिबल ऑर्बिट बोल रहा हूं उनमें हर इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। जब तक वो मूव करता रहेगा उस ऑर्बिट में ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, पता ही है पेरेंट्स कैसे बच्चे को बचा के रखते हैं। पेरेंट्स बच्चे को कैसे बचा के रखते हैं, है ना। पेरेंट्स ने बच्चों को बचा के रखना होता है। पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा कितने बजे गया, कितने बजे आया। किसी का बच्चा सपोज करो हर रोज शाम को खेल के 6:30 घर आता है, अगर 7 बजे तक ना जाए तो बच्चे, इंडियन पेरेंट्स आप मान लो एकदम भागे भागे जाते हैं देखने के लिए कि क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया। सो दे हैव फुल कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड। तो क्यों, क्योंकि जब वो घर के पास रहता है तो उसका एनर्जी लेवल सेम रहता है। पेरेंट्स कहते हैं भाई 6:30 बजे 7 बजे घर आना है तो घर आना है, एनर्जी लेवल इज कंट्रोल। लेकिन जब वो घर से दूर चला जाता है, थर्ड पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पेरेंट्स, इलेक्ट्रॉन मतलब द चाइल्ड, जो घर से दूर चला जाता है, सपोज वो चला गया घर से 100 किलोमीटर दूर हो गया, वो सपोज करो ग्रेजुएशन में, तब उसको एनर्जी लेवल उसका जो है बढ़ता जाता है। तो वो अपने डिसीजंस खुद भी लेने लग जाता है, हर काम वो पूछ के नहीं करता। कई बार फिर घूमने चला जाएगा, रात को मूवी देखने भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जब वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, जब हायर से लोअर में आता है एनर्जी लेवल कम हो जाता है। राइट, हो सकता है वही बच्चा 5 बार अपने 4 फ्रेंड्स के साथ बाइक पे बैठ के इंस्टीट्यूट से 20 किलोमीटर दूर रात को डिनर करने गया हो 10 से 12। ठीक है, 5 बार, कभी उसके बर्थडे पे, कभी दूसरे के बर्थडे पे, कभी तीसरे के बर्थडे पे, कभी वैसे ही मन किया। लेकिन जब वो घर आ जाए और उनमें से एक बच्चा उसको बोले आजा 10 से 12 चलते हैं, चल राजपुरे तक डिनर करके आते हैं, पटियाला का बच्चा हो, तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे ना भाई ना, ये क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। पेरेंट्स रोक लेंगे, मतलब घर आने पे एनर्जी लेवल कम हो जाता, बाहर एनर्जी लेवल बढ़ जाता। तो ये बात हो गई। When the electron is near to the nucleus, energy level is down. When an electron goes away from the nucleus, energy increases. When a person goes from lower orbit to higher orbit, energy level, we have to provide the energy to it. When it goes from upper to lower level, we have to take out the energy from that person. Right? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ढंग से किया हमने। 2 1 1 1 2 8 1 सब कुछ ये मालूम है आपको। राइट, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम है बच्चों। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स मालूम है, आइसोबार्स मालूम है, आइसोटोन्स मालूम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना मालूम है। क्या मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दिया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नहीं बताया अभी तक, बताना। डिड आई टेल यू आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नहीं चक्षु बेटा, बिकॉज जो रदरफोर्ड को मॉडिफाई किया बेटा,
ठीक है, इसने रदरफोर्ड को मॉडिफाई किया मेरे बच्चे चक्षु, बोहर ने रदरफोर्ड को मॉडिफाई किया, एज सच नहीं सही बोला, उसने बोला मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दो तो उसका सही बनेगा। ये चक्षु, हाँ क्या मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दिया था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बताया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ, डिड आई टेल टू यू और नॉट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ के ना, बता दिया था ना? चलो ठीक है, बता दिया था तो वेल गुड, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जितने जितने इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, है ना। अगर आर्गोन में, अगर नियॉन में इलेक्ट्रॉन देखो टोटल कितने हैं? 10। सोडियम में देखो 11, Na प्लस में देखो 10, मैग्नीशियम में देखो 12, Mg+2 में देखो 10, एल्यूमिनियम में देखो 13, Al+3 में देखो 10, फ्लोरीन में देखो 9, F- में देखो 10, ऑक्सीजन में देखो 8, O-2 में देखो 10, नाइट्रोजन में देखो 7, ON-3 में देखो 10। तो चाहे हम बोले N-3, चाहे बोले O-2, चाहे हम बोले F-, चाहे हम बोले नियॉन, चाहे हम बोले Na+, चाहे हम बोले Mg+2, चाहे हम बोले Al+3, all these are isoelectronics because they have the same number of electrons in them, isn't it? Right, isoelectronic. वैलेंसी होती है बेटा, वैलेंसी, आयंस कैसे बनते हैं वो बात हो गई, आइसोटोप्स क्या होते हैं वो बात हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था, राइट। अब एक आध बात मैं और अच्छी कर सकता हूं आज, आज आपके साथ एक एक चीज अच्छी कर सकता हूं, बोलो, बिकॉज आज अपने पास लैपटॉप है, आई कैन डू वन थिंग बेटर विद यू, दैट आई कैन शो यू वन वीडियो ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज, बोलो हाँ के ना? राइट, अच्छा रहेगा ना?